गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन हब राइट। और अब आज का जो टॉपिक है हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो रिटेन अर्निंग था, और मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि हम लोग 12th के सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस के सेकंड चैप्टर पे हैं, ठीक है। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सेकंड चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं, मैंने सीरियल वाइज वहाँ पे आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से इस सीक्वेंस में आपको वीडियो देखने मिलेंगे, ठीक है। तो वो सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। डायरेक्टली आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है ये टॉपिक का चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, लिंक ना हो पाए। इसीलिए आप लोग डे 1 से पूरा वीडियो एक साथ देखें, मतलब जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दिया मैंने कि कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है, और अब एक शॉर्ट एकदम फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग अब तक कहां तक आ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल चल रहा है, ठीक है, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका मतलब बोल सकते हो। और उसमें हम लोगों ने देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने देखा था, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट है वो अब शुरू होने जा रहा है। इंटरनल पार्ट जो था जिसमें शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, ये 3 टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब आ रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर्स या फिर ऐसे कैपिटल सोर्सेज जो हम बाहर वालों से लेते हैं, मतलब जो बिजनेस के ओनर नहीं होते, ठीक है, और जिनको रिटर्न में हम प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं देते, जिनको रिटर्न में हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। अब देखो, पैसे की ज़रूरत तो बिजनेस में हमेशा रहेगी। कभी आप इक्विटी वालों से पैसा ले रहे हो, कभी आप प्रेफरेंस वालों से पैसा ले रहे हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, कभी आप अपने खुद के जो पैसे बचा के रखे हैं जिसको हम लोग क्या कहते थे, रिटेन अर्निंग, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पैसा बिजनेसमैन लेने वाला है, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो सोर्स आने वाला है, नेक्स्ट सोर्स, उसको हम लोग बोरोड कैपिटल कहते हैं। बोरोड मतलब क्या होता है, बोरोड मतलब होता है लोन, ठीक है, मतलब लोन के थ्रू अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, राइट। अब ये बोरोड कैपिटल समझ में आ रहा है, लोन एक प्रकार का बाहर से लोन लेना, जैसे बैंक से लोन लेना, ठीक है, और डिबेंचर्स के थ्रू लोन लेना, बॉन्ड के थ्रू, डिपॉजिट के थ्रू, ये जो जितने भी टाइप्स मैंने अभी कहे उसको हम सीरियल वाइज 1 बाय 1 देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो नई टर्मिनोलॉजी आ रही है उसके लिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अभी फिलहाल इतना समझो, बोरोड कैपिटल मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो मैंने बाहर वालों से लिया, ठीक है, और उसके बदले में उनको क्या देने वाला हूँ, इंटरेस्ट। अच्छा, पैसा क्यों लिया, क्योंकि बिजनेस में लगातार पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिजनेस में पैसे की ज़रूरत जब पड़ती है बड़े बड़े कंपनियों में, तो कंपनियां क्या करती हैं, उनके डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठा करते हैं। तो हम लोग अलग अलग जगह से ऑलरेडी देख रहे हैं, शेयर्स, फिर इक्विटी शेयर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर रिटेन अर्निंग, ये सब तो हो गया। और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के डायरेक्टर क्या करेंगे, अब बाहर वालों से पैसा लेंगे। अब ये जो बाहर वाले लोग हैं उनका एक एक पॉइंट आने वाला है। तो बोरोड कैपिटल समझ में आ रहा है। बोरोड कैपिटल सिंपल सा लॉजिक उसमें ये है कि ऐसा पैसा जो हम बाहर वालों से ले रहे हैं। और पहला उसमें बोरोड कैपिटल में आ रहा है डिबेंचर। तो डिबेंचर समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो व्हाट डू मीन बाय डिबेंचर, एज पर कंपनी एक्ट आपको एक डेफिनेशन दी है डिबेंचर की। वैसे तो एज अ श्योर शॉट इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, पर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कि द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंस डेप्ट। मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि डिबेंचर मतलब डिबेंचर स्टॉक भी हो सकता है, डिबेंचर बॉन्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये एक प्रकार के लोन है सारे। सिंपल सा है, ये जो टर्मिनोलॉजी वो यूज़ हो रही है, एक प्रकार का ऐसा लोन जो कि एक प्रूफ होगा कि आपने उधारी ली है। डेप्ट मतलब उधारी, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये शो करता है कि आपने उधारी ली है। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन एसेट और नॉट, मतलब चाहे आपने जब उधारी ली है तो कंपनी क्या करती है, अपने एसेट उनके पास गिरवी रख देती है, ठीक है, मतलब कह देती ये है कि अगर हम आपको पैसा नहीं लौटा पाए तो आप ये एसेट को नीलाम कर कर अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हो। ये वादा कंपनी उनसे कर देती है, इसलिए वहां पे वर्ड लिखा है चार्ज ऑन एसेट, ठीक है।
मतलब आपको पैसे रिटर्न करने ही पड़ेंगे, चाहे आप एसेट में चार्ज ऑन एसेट, मतलब एसेट आपने उनके तरफ गिरवी रखा हो या ना रखा हो। वर्ड में गिरवी यूज कर रहा हूं चाहे आपको समझ में आए कि भाई एसेट में उनका हक होगा, इक्विटी वालों का हक नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन दी है। और एक डेफिनेशन वहां पे नीचे आपको पाल्मेर की दिख रही है, उसमें क्या, डिबेंचर एज ए इंस्ट्रूमेंट अंडर अ सील एविडेंसिंग डेप्ट एंड एसेंस ऑफ बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टनेस। अब ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ये प्रूफ दिखाता है, प्रूफ होता है, इसका मतलब कि आपने डेप्ट लिया है बाहर वालों से। ठीक है, और ऑफ कोर्स डेप्ट लिया है बाहर वालों से, क्यों डेप्ट लिया, क्योंकि पैसों की जरूरत थी। मतलब डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रही है बाहर वालों से क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है, और इसमें कंपनी उनको एक मतलब डॉक्यूमेंट देगी। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहेगा कि उन्होंने उतना पैसा लिया है। जैसे मैं कंपनी चला रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपसे लोन लिया, और मैं आपको एक पेपर पे लिख कर दे दूंगा, मतलब स्टैम्प पेपर, एक लीगल पेपर होगा ऑफ कोर्स, उसमें मैं अगर मैं लिख कर दे दूं कि हाँ भी आपने मुझे इतने इतने पैसे दिए, मैं आपको इतना इतना ब्याज दूंगा, तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें ये बातें लिखी हैं, ये एविडेंस होगा, ये मैं आपको दे दूंगा और आप उसको संभाल के रखोगे एज अ प्रूफ। क्योंकि जब पैसे वापस लेने की बारी आएगी, टाइम पीरियड आएगा, तो उस समय वो डॉक्यूमेंट मैं आपसे वापस लूंगा और आपके पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। और साथ में जो इंटरेस्ट की बात वहां पे लिखी थी, वो इंटरेस्ट भी आपको मुझे हमेशा देते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियरली यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डेप्ट शो करता है, ठीक है, कि आपने, कंपनी ने इसका मतलब लोन लिया है, ये प्रूफ होता है इस डॉक्यूमेंट से। ठीक है, और इसी को डिबेंचर कहा जाता है। राइट, सिंपल सा है। और अब और एक चीज डेफिनेशन में, एक छोटे से डेफिनेशन में और लिखी है कि इसमें सिक्योर्ड बाय चार्ज होता है, मतलब इट इज अ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मतलब क्या होता है। सिक्योर्ड मतलब कि कहाँ, जहां पे कुछ ना कुछ आपने गिरवी रखा हो, और अनसिक्योर्ड मतलब जिसमें कुछ गिरवी ना रखा हो। जैसे मैं अभी बोल रहा था ना, मैंने आपसे लोन लिया, आप बोलोगे सर क्या गारंटी आप पैसे वापस नहीं करोगे। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, मैंने आपसे लोन लिया है तो आप मेरे जो बिजनेस के प्रॉपर्टीज हैं उसके पेपर्स रख लो। ठीक है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, ट्राईपॉड है, मोबाइल है, और मैंने जो मेरा जो रेंटेड नहीं बोल सकते, मेरे खुद की जो क्लासरूम है वो है, मतलब मेरा घर है, इन सब के पेपर्स मैं आपको दे देता हूँ और कहता हूँ कि भाई जब मैंने पैसे वापस नहीं किए तो ये सारे एसेट आपके हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोन मैंने आप लोगों से लिया है, ये ऐसा लोन है जो सिक्योर्ड है। मतलब अगर आपको मैंने पैसे वापस नहीं किए तो आप क्या करोगे, वो सारे एसेट नीलाम कर कर अपने पैसे वसूल लोगे। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ रहेगा क्योंकि मैंने आपसे लोन लिया और आपके अपने एसेट भी आपके पास गिरवी रख दिए। तो इसीलिए जब मैंने कोई एसेट आपके पास गिरवी रखे तो उसको क्या कहा जाता है, सिक्योर्ड है। ठीक है, एसेट के थ्रू वो सिक्योर्ड है, आपने पैसे जो दिए हैं वो सिक्योर्ड है, वो पैसे डूबने वाले नहीं है, इसीलिए इसको सिक्योर्ड भी कहा जाता है, सिक्योर्ड बाय एसेट। ओके, अब आते हैं इसके फीचर्स पे। तो बोरोड कैपिटल कर रहे हैं, समझ लो अच्छे से। बोरोड कैपिटल मतलब क्या होता है, एक प्रकार का लोन जो मैंने पब्लिक से लिया है, कंपनी ले रही है। कब ले रही है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब ले रहे हैं। और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता था हमारा डिबेंचर, जिसके फीचर्स अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फीचर स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर क्या रहा है, प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट ओन्स स्पेसिफाई सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ अ डिबेंचर। मतलब डिबेंचर्स जो है, जैसे मैंने आपसे लोन लिया तो मैं आपको वादा लिख कर दे रहा हूं, मैंने बताया ना एक पेपर में मैं लिख कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, चाहे आपको और अच्छे समझ में आए। जैसे ये है कंपनी, ठीक है, यहाँ पे मैं कंपनी बना देता हूँ बड़ा सा, और यहाँ पे ये कंपनी के ओनर है जिसको हम इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, और इनको फंडिंग की जरूरत पड़ी, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो इनको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो इन्होंने क्या किया, पब्लिक, ये मैं यहाँ पे पब्लिक बना रहा हूँ, पब्लिक, ये पब्लिक है भाई जिनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, अभी फिलहाल दो ही मैं बना देता हूं, चाहे आपको कंसेप्ट समझ में आए वो इंपॉर्टेंट है।
कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। ये कंपनी और ये कंपनी के ओनर, ये कंपनी के ओनर हो गए, ठीक है। इनको पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने इनके पास कहा कि भाई पैसे आप लोग दे दें को तैयार हो क्या, हम आपको ब्याज देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेपर पे लिख कर दिया, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में ये कंपनी लिख कर देगी, क्या लिख कर देगी कि हाँ भाई आपने इतना पैसा दिया, हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, और आप अगर हम पैसा लौटा नहीं पाए तो आप हमारे पूरे एसेट ले जा सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो फैक्ट्री है उसके यहाँ पे पॉइंट लिख दिए गए कि फैक्ट्री के जितने भी एसेट होंगे वो आप ले जा सकते हो। अब ये पेपर क्या होगा, ये कंपनी वाले ये पेपर इन लोगों को दे देंगे, और ये लोग इनको क्या देंगे बदले में, पैसा। समझ लो 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपीज इन लोगों ने इनको दिया और इन्होंने ये पेपर दिया। और ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस दैट कंपनी टेक अ लोन फ्रॉम देम। मतलब इन लोगों से लोन लिया, ये प्रूफ है, ये पेपर इनके पास रहेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप देखो अच्छे से कि कंपनी ने प्रॉमिस लिख कर दिया है इन लोगों को। क्या प्रॉमिस कि भाई हम आपको पैसे रिटर्न करेंगे, साथ में आपको ब्याज देंगे, साथ में आपका चार्ज ऑन एसेट भी होगा, मतलब आप एसेट नीलाम कर सकते हो और अपने पैसे वापस ले सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट को क्या कहा जा रहा है, इट इज अ प्रॉमिस रिटर्न बाय द कंपनी एंड गिवन टू द डिबेंचर होल्डर्स। जो पैसा देते हैं लोग कंपनी को, उनको क्या कहेंगे हम, डिबेंचर होल्डर, ठीक है। यहाँ पे लोन की बात हो रही है, नहीं तो आप बोलोगे सर इक्विटी वाले भी तो पैसा देते हैं, प्रेफरेंस वाले भी पैसा देते हैं, यहाँ पे डिबेंचर वाले हैं ये लोग, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आया। प्रॉमिस पेपर लिख कर दिया है, पहला फीचर यही है। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस दैट ओज सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ अ डिबेंचर। मतलब इन लोगों ने लिख कर दिया है कि हाँ भाई हमने आपसे पैसा लिया है, इतने समय में वापस करेंगे, साथ में आपको कितना ब्याज देंगे, ये सारी बातें इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा और इसी को प्रॉमिस कहा जा रहा है। बात क्लियर है, पॉइंट, ठीक है। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स पे। उसमें सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फेस वैल्यू। इसका मतलब इसमें भी फेस वैल्यू लिखी रहेगी। आपको शेयर्स जब मैंने पढ़ाया था उसमें भी ऐसे 3 डॉक्यूमेंट बनाए थे, उसमें बोला था मैंने कि फेस वैल्यू, उसमें भी पॉइंट आया था। फेस वैल्यू मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी रहेगी, जैसे इन्होंने 1 लाख रुपए दिए, इन दोनों ने मिलाकर 1 लाख रुपए इनको कंपनी को दिए। ये जो 1 लाख रुपए दिए हैं इसकी वैल्यू निकाली जाती है, एक डिबेंचर की वैल्यू। अभी पॉइंट उसमें भी आगे आने वाला है कि एक डिबेंचर की कीमत कितनी होती है, 100 रुपए समझ लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपए का एक डिबेंचर, जैसे शेयर की वैल्यू नहीं होती है क्या, शेयर की फेस वैल्यू, कि हाँ भी एक शेयर इतने के हैं, तो आप जितने शेयर्स लोगे उतना मल्टीपल करो तो उसकी वैल्यू निकल आती है, उतना पैसा आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 100 रुपए का एक सिंगल डिबेंचर, तो 1 लाख होने के लिए कितना लगेगा, 10,000 कि 1,000। अब सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर दो आंसर आ जाता है, ठीक है। 2 जीरो हटा तो मतलब 1,000। इसका मतलब अगर ये 1,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का, 1,000 डिबेंचर लेते हैं तब जाकर 1 लाख रुपए होते हैं। इसका मतलब 1 लाख रुपए देने के लिए इन्होंने कितने डिबेंचर खरीदे होंगे, 100 रुपए के 1000 डिबेंचर। तो फेस वैल्यू उसी को कहा जाता है, जो यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा रहेगा इस डॉक्यूमेंट में कि 100 रुपए का एक डिबेंचर है, इट इज अ फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर नॉर्मली कैरी हाई डिनोमिनेशन, मतलब फेस वैल्यू जो डिबेंचर की होती है उसकी डिनोमिनेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शेयर्स वैल्यू, ठीक है। ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, टाइम ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर आर इश्यू विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं प्रॉमिस कह रहा था, इसी को डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, डिबेंचर सर्टिफिकेट, इसी को डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं। और ऑफ कोर्स इसमें रिपेमेंट कब होगा, इसका पहले से टाइम पीरियड लिखा होता है। मतलब कंपनी इनको पैसे वापस कब करेगी ये बात पहले से इसमें लिखी रहेगी, इसी को वहां पे बोला जा रहा है टाइम पीरियड, टाइम ऑफ रीपेमेंट,
जो थर्ड पॉइंट आपका है टाइम ऑफ रिपेमेंट, इसका मतलब इस डॉक्यूमेंट में टाइम ऑफ रिपेमेंट लिखा रहेगा पहले से, और उस डेट पे कंपनी को इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब उस डेट को क्या कहते हैं, जो डेट लिखा रहेगा उस डेट को कहते हैं मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट मतलब ऐसी डेट आ चुकी है जब आपको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे कंपनी को, इसका मतलब इनको पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है पॉइंट वहां पे। डिबेंचर आर इश्यू विद द डेट ड्यू डेट स्टेटेड इन डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। मतलब इस डॉक्यूमेंट में पहले से डेट लिखा रहेगा, रिपेमेंट डेट, उस डेट पे इनको पूरे पैसे इनके रिटर्न करने पड़ेंगे। ये था आपका थर्ड पॉइंट, ओके, समझ में आ रहा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट। इसका मतलब, अब मैंने आपको क्या कहा, ये लोन है, डिबेंचर इट इज द टाइप्स ऑफ वन, मतलब एक प्रकार का लोन है, तो लोन वालों का पैसा सबसे पहले वापस होता है। फोर्थ पॉइंट यही है, प्रायोरिटीज, मतलब जब पैसे रिटर्न करने की बारी आएगी तो सबसे पहले डिबेंचर वालों का, मतलब डिबेंचर होल्डर वालों का नंबर पहले आएगा, ठीक है। कोई भी क्लेम जाने के पहले, कोई भी क्लेम मतलब प्रेफरेंस वालों के पहले, इक्विटी वालों के पहले इनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर कंपनी बंद होती है तो वाइंड अप होती है, हमने वर्ड इस्तेमाल किया था, राइट। तो डिबेंचर होल्डर हैव प्रायोरिटी इन रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर अदर क्लेम्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी में जितने भी क्लेम होंगे उन सब के पहले इनका नंबर आएगा सबसे पहले वापस करने के लिए पैसा, ठीक है, रिपेमेंट करने के लिए। इसका मतलब पहली प्रायोरिटी रिपेमेंट करने की किनकी है, कंपनी की, इनको देना पड़ेगा, राइट। ये था फोर्थ पॉइंट, इजी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, एश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट। एश्योरेंस मतलब भरोसा। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट ए लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी एश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट ऑन ड्यू डेट। मतलब कंपनी इनको पूरी तरह से भरोसा देती है, और इनको भी भरोसा हमेशा है कि भाई पैसे तो वापस मिलेंगे ही ड्यू डेट पे, क्योंकि ये लीगल पेपर है, इसमें ड्यू डेट लिखी है। लीगल पेपर को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कंपनी के ऊपर केसेस हो सकते हैं, लीगल एक्शन हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे पूरा भरोसा रहेगा, पूरा एश्योरेंस रहेगा अपने पैसे पूरे वापस आने के। फिफ्थ पॉइंट यही है आपका, एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। मतलब इनको पूरा एश्योरेंस है रिपेमेंट का, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, सिक्स पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंटरेस्ट। मैंने बताया कंपनी को इन लोगों ने लोन दिया, कंपनी इनको बदले में क्या दे रही, डॉक्यूमेंट तो दे ही रही है ऑफ कोर्स, साथ में इंटरेस्ट भी देगी, मतलब ब्याज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी पे कर रही है। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर। पीरियडिकली कंपनी इनको ब्याज देते रहेगी, और वो फिक्स्ड होगा ब्याज, मतलब 10% बोला, 12% बोला, 2% बोला, जितना भी वहां पे डिसाइड हुआ होगा वो ब्याज के हिसाब से इनको पेमेंट करते रहना पड़ेगा। इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। मतलब इसमें प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो देगी, प्रॉफिट हो या ना हो आपको ब्याज देना पड़ेगा। जैसे शेयर्स की टॉपिक में क्या अर्थ पता है कि डिविडेंड जो है इट इज डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। डिविडेंड आप कब पे करोगे, जब प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको इनको ब्याज देना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपको पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, ये था आपका 6 पॉइंट। 7 पॉइंट पे आते हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है, पार्टी टू डिबेंचर्स। मतलब डिबेंचर्स में कौन से पार्टीज एग्रीमेंट बनाते हैं। जब ये एग्रीमेंट बना होगा तो उसमें कौन से 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। पहला कौन सी, कंपनी इन्वॉल्व रहेगी पहली, विच बोरो मनी, जो कंपनी के नाम से लोन ले रहे हैं लोग, इनके नाम से नहीं लिया जा रहा है, कंपनी के नाम से, तो पहली पार्टी कंपनी होगी। सेकंड जो होंगे ट्रस्टी होंगे। ट्रस्टी कौन होंगे, द कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग डिबेंचर मोर देन 500 पीपल्स। अगर कंपनी 500 लोगों से ज़्यादा लोगों से पैसे ले रही होगी तो कंपनी को वहां पे किसी ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा। और ये जो ट्रस्टी होते हैं वो कौन होते हैं, दिस इज अ पार्टी थ्रू whom company deal with the debenture holder। मतलब ऐसी पार्टी जिनसे कंपनी डीलिंग करेगी डिबेंचर होल्डर से। एंड द कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टी, और ऑफ कोर्स कंपनी इनका और उस ट्रस्टी का, इन तीनों का एग्रीमेंट बनता है।
ठीक है, और इसमें इसी एग्रीमेंट को ट्रस्ट डीड कहते हैं। ये एग्रीमेंट अलग है, ठीक है, इसको भी ट्रस्ट डीड कहा जाता है। मतलब उसमें सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लिखी रहेंगी सारी बातें, ठीक है। इट कंटेन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड पावर ऑफ ट्रस्टी। मतलब उस डॉक्यूमेंट में सारे ड्यूटीज, सारे राइट्स और सारे के सारे ऑब्लिगेशंस, दायित्व, जो भी दायित्व है कंपनी का इनके प्रति, उसके बारे में सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें पहले से लिखी रहेगी। तो इसका मतलब देयर आर 3 पार्टीज इन दी डिबेंचर्स। 3 पार्टी रहेंगे डिबेंचर में लेते समय, कंपनी, ट्रस्टी एंड थर्ड इज डिबेंचर होल्डर्स, जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं। देयर आर हु प्रोवाइडेड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है तभी तो, ऑफ कोर्स। तो ये जो 3 पार्टी, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा जब कंपनी लोन ले रही होगी तब, ठीक है। ये था आपका 7 पॉइंट ऑफ कोर्स। और अब आ रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या कहता है? अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर। डिबेंचर कौन इश्यू कर सकता है? कंपनी के डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के पास पावर है। 8 वाला पॉइंट बस इतना ही सही है कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिनके पास ये पावर है कि वो मतलब वो डिबेंचर्स का पैसा ले सकते हैं पब्लिक से। वो अथॉरिटी है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब सेक्शंस वहां पे दिया है एज पर 2013 179 सेक्शन दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट है इसमें। 9th क्या कौन सा पॉइंट आ रहा है? स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को हम क्या कहेंगे? जैसे इक्विटी वालों को हम क्या कहते थे? इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस वालों को भी शेयर होल्डर्स। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर ये नहीं है क्योंकि उन्होंने शेयर नहीं खरीदा है, इन्होंने लोन दिया है। तो इनको क्या कहा जाएगा? डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आता है, इसको अच्छे समझ लो। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय द कंपनी, इंटरेस्ट इज पेबल। सिंपल, वहां पे फिर से वही बात रिपीट हो रही है। डिबेंचर होल्डर को हम क्या स्टेटस देते हैं? वो क्या होंगे कंपनी के लिए? मतलब ये लोग जो हैं कंपनी के लिए क्या हैं? कंपनी के हिसाब से सोच के बता रहे हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। ये लोगों के लिए मतलब कंपनी के लिए ये दोनों क्या हैं? क्रेडिटर है, क्योंकि इन लोगों ने उधारी दिया है, ठीक है। तो स्टेटस उनका वही है, क्रेडिटर्स हैं। और ऑफ कोर्स क्रेडिटर तो हैं ही, साथ में क्या बताया जा रहा है? क्रेडिटर के साथ में कंपनी इनको क्या देगी? ब्याज देगी। और क्या? और वो ब्याज कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ये था आपका 9th पॉइंट, राइट। ओके, 10th पॉइंट क्या कहता है? नो वोटिंग राइट्स। क्या ये कंपनी में जाकर वोट्स कर सकते हैं? क्या कोई डिसीजन ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते। ना तो इनके पास कोई वोटिंग राइट्स है, ना तो कोई डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ ब्याज वसूल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी मीटिंग में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नो शैल इश्यू एनी डिबेंचर कैरी एनी वोटिंग राइट्स। कोई भी ऐसी कंपनी आज की तारीख में कोई भी ऐसा डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती जिनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। मतलब जिनके पास कंपनी को कंट्रोल करने का हक होगा, डिसीजन लेने का हक होगा, ना तो वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ये था आपका 10 पॉइंट। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझो, अच्छे से सुन भी लिया आपको समझ में आ जाएंगे। 10 पॉइंट था नो वोटिंग राइट्स, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। 11 पॉइंट आ रहा है सिक्योरिटी। डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। बताया था जब इन लोगों ने पैसा दिया तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि कौन से एसेट ये नीलाम कर सकते हैं, हक हो सकता है इनका एसेट पे कि अगर इन्होंने पैसे वापस नहीं किए तो ये लोग उस कंपनी के एसेट को सेल आउट कर देंगे। तो यही तो सिक्योरिटी है ना। इनके लिए सिक्योरिटी क्या हुई? कंपनी के एसेट की अगर कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए तो हम कंपनी के एसेट बेचेंगे, नीलाम करेंगे और उससे पैसा वसूलेंगे। तो सिक्योरिटी हुई कि नहीं हुई? सिक्योर हुआ। इसका मतलब ये जो लोन है इट इज टोटली सिक्योर्ड, बिकॉज पेमेंट नहीं आया तो वसूला जा सकता है, इसी को सिक्योर कहा जाता है। डिबेंचर आर जनरली सिक्योर बाय फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट इफ अ कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू मेक अ पेमेंट और रीपेमेंट। देखो लिखा भी है ये सिक्योर्ड है और कंपनी अगर पोजीशन पे नहीं है इनका पैसा वापस करने के लिए तो ऑफ कोर्स डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर द मनी। ये लोग क्या करेंगे? कंपनी के पूरे एसेट बेचेंगे, इनको नहीं बेच सकते, एसेट बेचेंगे और अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, इसीलिए इसको सिक्योर कहा जाता है, ठीक है। तो ये था 11 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 12 पॉइंट। इश्यूअर
डिबेंचर्स कैन बी इशू बाय बोथ, कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड। तो 12 पॉइंट बड़ा आसान सा है, कौन सी कंपनी इशू कर सकती, मतलब कौन सी कंपनी डिबेंचर का लोन ले सकती, डिबेंचर के हिसाब से लोन ले सकती है, प्राइवेट भी पब्लिक भी। ओके 13 पॉइंट क्या है, लिस्टिंग क्या, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी को कहीं ना कहीं एक आधी स्टॉक एक्सचेंज में अपने डिबेंचर को लिस्टिंग कराना होगा। लिस्टिंग कराना है मतलब क्या एग्जैक्टली, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। सबसे पहले तो उनके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो रूल रेगुलेशन अगर कंपनी ने फॉलो कर लिया तो कंपनी के जो शेयर्स होंगे, डिबेंचर होंगे, उसको स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड करा देती है, मतलब अपने लिस्ट में नाम लिख देती है उनका, और उनका ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट हो जाता है फिर, तो उसी को लिस्टिंग कहते हैं। मतलब उनके रूल रेगुलेशन का पालन कर लो, आपके डिबेंचर लिस्टेड हो जाएंगे, और कुछ नहीं। ओके नेक्स्ट क्या आ रहा है, ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर्स कैन इजीली ट्रांसफर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, क्या ये लोग अपने डिबेंचर किसी और को ट्रांसफर कर सकते, किसी थर्ड पार्टी को, अपने किसी फ्रेंड को, हाँ कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, कोई फॉर्म वॉर्म भरकर, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी कि नहीं, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके फॉर्म भरकर आप अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये था 14 पॉइंट, इसका मतलब टोटल 14 पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन इजी हैं, इसको समझो, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। इस हिसाब से फीचर्स ऑफ डिबेंचर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, राइट। तो प्लीज़ आप इसको देखो, अच्छे से रिवाइज करके देखो, नहीं आता है पूछो, और ऑफ कोर्स शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।